राइट कॉपर स्टील ग्लास एंड रबर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस के बारे में बात हो रही है तो ये याद रखने वाली बात है। सबसे ज़्यादा जो यंग्स मॉडुलस होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है स्टील का। स्टील से थोड़ा कम होता है कॉपर का, कॉपर से कम होता है ग्लास का, रबर का काफ़ी कम होता है। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी पार्ट। ये आपको याद ही रखना है। यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा किसका होता है? इन चारों में सबसे ज़्यादा किसका होता है? स्टील का। स्टील के बाद कॉपर, कॉपर के बाद ग्लास, सबसे कम किसका होता है? रबर का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले रबर, फिर ग्लास, फिर कॉपर, फिर स्टील। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर इज इक्वल टू द। यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होगा? कौन से स्ट्रेस के बराबर होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर स्ट्रेन वन हो जाए, स्ट्रेन अगर यूनिटी हो जाए, स्ट्रेन अगर वन हो जाए तो यंग्स मॉडुलस न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रेस के बराबर। तो यंग्स मॉडुलस उस स्ट्रेस के बराबर होता है जिसकी वजह से यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, सो योर आंसर इज बी पार्ट। स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, इसके बेहतर यहां होना चाहिए था स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट स्ट्रेन। ढंग से समझो इस बात को। यहाँ लिखा है स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, मतलब पहले स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। पहले स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो ये यहाँ लिखा होना चाहिए स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट स्ट्रेन। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिट स्ट्रेन। पहले स्ट्रेन है फिर स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से स्ट्रेन नहीं आता है। पहले डिफॉर्म होगा तब इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, और स्ट्रेस की डेफिनेशन में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। So the proper statement should be stress which is produced by unit strain. Which one of the following statement is wrong? एक एक करके समझते हैं। यंग्स मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज जीरो। परफेक्टली रिजिड बॉडी है, इसका मतलब आप कितना भी फोर्स लगाओगे डेल्टा एल नहीं होगा, तो स्ट्रेन जीरो हो गया कि नहीं? रिजिड बॉडी है तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका? जीरो, क्योंकि स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। इलोंगेशन होगा नहीं क्योंकि रिजिड बॉडी है, तो स्ट्रेन जीरो हो गया। और स्ट्रेन जीरो अगर होगा तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर जीरो है तो यंग्स मॉडुलस जो है वो इन्फानाइट अप्रोच करेगा। स्ट्रेन अगर जीरो अप्रोच कर रहा है तो यंग्स मॉडुलस कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फानाइट अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये पहला ही गलत हो गया और यही आंसर बनेगा, ए पार्ट। ए पार्ट ही आंसर बनेगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बल्क मॉडुलस इज रेलिवेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों के लिए बल्क मॉडुलस काम करेगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस तीनों में काम करता है। सॉलिड की बॉल भी आप कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड भी कंप्रेस कर सकते हो, और गैसेस भी कंप्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन है यहाँ पे, तो तीनों में चलेगा। रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। स्टील, ये भी सही कह रहे हैं, स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी हम इलोंगेशन से नहीं नापते हैं, इलास्टिसिटी नापते हैं मॉडुलस से, जिसका मॉडुलस ज़्यादा है वो ज़्यादा इलास्टिक है। डी पार्ट। यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस आर रेलेवेंट फॉर सॉलिड्स, ये भी ठीक कह रहे हैं। गैसेस के लिए शेयर मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है, लिक्विड्स के लिए शेयर मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है, शेयर आता ही नहीं उसमें। आइडियल लिक्विड में कोई शेयर नहीं आता है, गैसेस में भी कोई शेयर नहीं होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस, बिल्कुल सही है ये, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर कॉइल है, स्प्रिंग है, तो कितना स्ट्रेच हुई है स्प्रिंग, तो उसमें शेयर का काम है। अगर बहुत ज़्यादा खींच दोगे तब यंग्स मॉडुलस का काम आएगा, लेकिन पहले किसका काम है? शेयर का काम है, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर जो गलत है वो इसमें सिर्फ कौन सा? ए पार्ट, और गलत ही पूछा, ए पार्ट आंसर बनेगा आपका। टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। दो वायर्स हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, वॉल्यूम सेम है। हाउएवर वायर वन हैज़ ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड वायर टू हैज़ ए क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है। तो बना लेते हैं यहाँ पे, एक वायर वन है, एक वायर टू है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा। वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, एक का एरिया ए है, एक का एरिया 3 है, और वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम सेम होने का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लेंथ एल होगी तो इसकी लेंथ 3L होगी, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ ही वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम दोनों में सेम है। वायर वन में अगर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया और डेल्टा एक्स का इलोंगेशन आया, तो वायर टू में एफ फोर्स अप्लाई करने से कितना इलोंगेशन आएगा? डेल्टा एक्स प्राइम कह देता हूं मैं, नहीं 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 ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि सेम इलोंगेशन के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इसमें भी इतना ही इलोंगेशन लेके आना है, डेल्टा एक्स। यहाँ लिखा हुआ हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर टू बाय द सेम अमाउंट, यानी इलोंगेशन दोनों में सेम चाहिए, और फोर्स यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? एफ डैश, यही आपको फाइंड करना। तो फॉर्मूला बना लेते हैं हम। इलोंगेशन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स का, वो होता है एफ एल अपॉन वाई ए, ये होता है फॉर्मूला, एफ एल अपॉन वाई ए।
अब यहाँ से बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहले वाले के केस में लेंथ एल नहीं है, लेंथ क्या है 3l है, तो एल की जगह हम क्या डालेंगे 3l, और एरिया ए है, ठीक। दूसरे केस में भी वही इलोंगेशन चाहिए, और फोर्स है एफ डैश, लेंथ कितनी है एल, यंग्स मॉडुलस सेम है, मटेरियल सेम है, और एरिया उसका कितना है 3 है। तो ये इक्वेशन बनेगी, दोनों के डेल्टा एक्स मैंने सेम किए। तो यहाँ से अगर आप एफ डैश निकालोगे बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, एफ डैश जो आएगा वो आपका 9f आ जाएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। एक रबर कॉर्ड है 10 मीटर की, सस्पेंड करी गई है, और पूछ रहे हैं कि अपने ही वजन से कितना खींची जाएगी। डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, जी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जब हम सेटल करते हैं, इंटीग्रेट करके आंसर निकालते हैं, तो वो आता है आपका mgl/2y है। अब मास को भी हम डाल सकते हैं लेंथ के टर्म्स में, तो मास जो होगा वो खुद हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी, ये मास बन गया, इंटू जी इंटू एल अपॉन 2y है। तो सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन के फॉर्मूले में जो खास बात है वो ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल आउट हो जाता है, और जो फाइनल आंसर आता है वो आता है रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब आप देखिए आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपके पास डेंसिटी है, ग्रेविटी है, लेंथ है, और यंग्स मॉडुलस, सारी वैल्यू आराम से डालिए और आपको एक में से एक आंसर मिल जाएगा। टू सिमिलर वायर अंडर द सेम लोड यील्ड इलोंगेशन ऑफ 0.1 मिलीमीटर एंड 0.05 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सिमिलर वायर हैं, सेम लोड है, ठीक है, बना लेते हैं। सिमिलर वायर हैं तो इसका मतलब, अब सिमिलर वायर कह रहे हैं, फिर बाद में ये भी कह रहे हैं कि एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है और दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ रहे हैं, इसका मतलब एरिया तो डिफरेंट होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम कर देते हैं, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम कर देते हैं, लेंथ दोनों की सेम कर देते हैं, ठीक है, और सेम लोड है, फोर्स भी दोनों पे सेम ही है, और एक में इलोंगेशन डेल्टा एल जो है वो है 0.1, और एक में जो इलोंगेशन है वो 0.05। तो मैं अगर रेशियो ही मुझे निकालना है तो एक में डेल्टा एल कहें अगर x है, तो दूसरे में जो डेल्टा एल है वो x/2 है, आधा है, वो 0.1 मिलीमीटर है, 0.05 मिलीमीटर, और पहले का जो एरिया है वो आपका 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, और दूसरे का एरिया ए डैश आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाते हैं। तो डेल्टा एल जो होता है वो होता है FL/y है। तो पहले केस में डेल्टा एल है, एरिया ए है। दूसरे केस में जो डेल्टा एल है वो x/2 है, तो पहले केस का पहले डालते हैं, x = FL/YA, और दूसरे केस में डालेंगे तो x की जगह x/2 डालेंगे, और वहाँ f वही है, l वही है, a डिफरेंट है तो a की जगह a डैश। अब दोनों क्वेश्चन को गौर से देखो, इसमें भी (2 नीचे आया है तो इधर भी (2 आना चाहिए, तो वो तभी आ सकता है जब a डैश a का डबल होगा, या फिर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके भी आपको पता लग जाएगा कि a डैश जो होगा वो a का क्या होगा, डबल होगा। यानी उसका अगर एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर था तो इसका एरिया बनेगा 8 मिलीमीटर स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हो और सिंपल कंपेयर भी कर सकते हो आप। बी पार्ट, पाँच मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर है ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर, सपोर्ट्स 40 kg मास। इन ऑर्डर टू हैव द सेम इलोंगेशन ऑफ कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट, डायमीटर शुड भी कितना होना चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम वायर का डायमीटर आपको दिया है, वेट दिया है, और सेम इलोंगेशन चाहिए कॉपर वायर में, और सेम लेंथ और सेम वेट, सब कुछ सेम, यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, ठीक है। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला बनाते हैं, इलोंगेशन होता है FL/YA। अब आप आराम से समझो क्या क्या चीज़ें सेम है। आपको सेम इलोंगेशन चाहिए, बिल्कुल ठीक, सेम फोर्स चाहिए, बिल्कुल ठीक, सेम लेंथ चाहिए, बिल्कुल ठीक, ये तीनों ही चीज़ें सेम है, इसका मतलब y और a का प्रोडक्ट भी तो सेम होगा, यानी y1 A1 मस्ट बी इक्वल टू y2 A2। एल्यूमिनियम का y कितना है 7 × 10⁻10, और एरिया कितना है उसका, डायमीटर दिया, डायमीटर तो πd²/4 एरिया होता है, πd²/4, डायमीटर है 3 मिलीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर में रन देते हैं, आंसर मिलीमीटर में आएगा, ठीक है। y2 कितना है 12 × 10⁻10, और एरिया कितना होगा πd²/4, इसका डायमीटर आपको निकालना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 10⁻10 से 10⁻10 कैंसिल आउट हो गया, π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो गया, तो जो d² आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 7/12 × 3 का स्क्वायर 9। तो आप थोड़ा सा सेटल करके थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि d कितना होगा।
रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया आपसे, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा? बल्क मॉडुलस जो है वो ज़्यादा होता है लिक्विड का, सॉलिड का बल्क मॉडुलस लिक्विड से बहुत ज़्यादा होता है, मच लार्ज है। तो आप ऐसा करो, कुछ लिक्विड्स का देख लो, पानी का देख लो, स्टील का देख लो। तो पानी का जो है वो 10⁹ में अगर होगा तो स्टील वगैरह का 10⁻10 में होगा। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड्स का बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है, एक ऑर्डर या 2 ऑर्डर का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मच लार्जर वाली बात इसमें नहीं चलेगी, तो यही गलत आंसर है और यही आंसर आपका बनेगा। गैसेज आर लीस्ट कंप्रेसिबल, गैसेज आर मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेस गैस को किया जा सकता है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है उसमें कितना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं हम उनको, कितनी सारी गैस भरी होती है, 2 महीने सिलेंडर चलता है, 1 महीने सिलेंडर चलता है एलपीजी का। द इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज ड्यू टू टाइट कपलिंग। ठीक है, ये कोई आइडिया नहीं है टाइट कपलिंग क्या चीज़ होती है, बट हमें आंसर अब पहले ही मिल चुका है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। टाइट कपलिंग आप थोड़ा सर्च कर लेना गूगल कि टाइट कपलिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है टाइट कपलिंग, लेकिन वो स्टेटमेंट सही होगा। जो इनकम्प्रेसिबिलिटी है सॉलिड्स की, सॉलिड्स बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, तो वो टाइट कपलिंग कुछ होता होगा। ठीक है, द बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बल्क मॉडुलस जो है आइडियल गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर होता है? तो वो प्रेशर के बराबर होता है। दो, एटलीस्ट दो तो आपको याद रखना ही है। बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस का जो होता है वो होता है प्रेशर के बराबर, और बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक प्रोसेस का जो होता है वो होता है गामा पी के बराबर। तो यहाँ आइसोथर्मल का पूछ रहे हैं तो आंसर बनेगा पी। A uniform cube is subjected to a volume compression if each side is decreased by 1%. साइड 1% से डिक्रीज हो रही, तो एक क्वेश्चन हमने और भी किया था कि साइड में जो परसेंटेज चेंज होता है उसका 3 गुना वॉल्यूम में चेंज होता है। तो बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो 3% होगा, यानी 3/100 होगा, इसका मतलब 0.03 होगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये क्वेश्चन पहला भी आया था, वहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करके वो रिलेशन बनाया था, जिसमें ये पता लग रहा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन साइड के स्ट्रेन का 3 गुना होता है। एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन दी है 3000 मीटर, और फ्रैक्शनल कंप्रेशन पूछ रहे हैं, डेल्टा वी अपॉन वी का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, और बल्क मॉडुलस देखिए वाटर का दिया है 10⁹9। ठीक है, स्टील का 10⁻10 या 11 होगा, तो यहाँ पे कितना है 10⁹9, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही कम होता है, मच स्मॉलर, ऐसा नहीं है। ठीक है तो डेल्टा वी अपॉन वी आपको निकालना है। बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले बल्क मॉडुलस अगर आपको पता है तो वो होगा माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी अपॉन वी अगर आपको निकालना है तो बनेगा माइनस डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस। अब डेल्टा पी कितना होगा? तो डेल्टा पी तो रो जी एच होगा। अगर एच पानी के अंदर जा रहे हैं हम, तो प्रेशर जो बढ़ता है वो कितना होता है? रो जी एच अपॉन बल्क मॉडुलस। सारी वैल्यू डालते हैं। पानी की डेंसिटी होती है 10⁻3, ग्रेविटी की वैल्यू 10, और एच कितना है 3000 मीटर्स तक हम अंदर जा रहे हैं, अपॉन बल्क मॉडुलस जो है वो है आपका 2.2 इंटू 10⁹9। तो 1 2 3 3 3 6 और 1 7, 10⁻7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर जाके 10⁻−2 बचेगा। ठीक, और क्या बच रहा है? 1/2.2। ठीक, तो इसको 10⁻3 कर लेते हैं और इसको 10 बना लेते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे तो अराउंड 4 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा? 4 पॉइंट कुछ आएगा। मान लिया मैंने 4 मान लिया इसको, और अगर परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 0.4% के आसपास आपका आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर ठीक कर लेना, इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक बार कैलकुलेशन भी देख लेना। ठीक है, और जो आपका आंसर आया है उसमें ई पार्ट बना के लिख लेना। ठीक है, 0.4 के आसपास कुछ आपको आंसर बनेगा, लेकिन एक बार सारी कैलकुलेशन पहले चेक कर लेना, क्या पता मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की हो। कंसेप्ट यही है। इसमें कह रहे हैं कि कितने डेप्थ में हम समुद्र के अंदर एक रबर बॉल को लेके जाएं ताकि उसके वॉल्यूम में 0.1% चेंज आ जाए, डिक्रीज हो जाए। इसका मतलब डेल्टा वी अपॉन वी आपको दिया है कितना? 0.1/100, और माइनस भी लगाएंगे, और क्या लगाएंगे इसमें? माइनस भी लगाएंगे। डेंसिटी आपको सी वाटर की दी हुई है, बल्क मॉडुलस रबर का आपको दिया हुआ है, और एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दी हुई है, सब कुछ दिया है।
और एच पूछा गया, तो बस खत्म हो गई बात। बल्क मॉडुलस ही जो होता है वो होता है प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर किसी वजह से बढ़ेगा, रो जी एच अभी हमने लिखा, अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल्टा वी अपॉन वी आपको दिया ही हुआ है, तो डेल्टा वी अपॉन वी आपको दिया हुआ है, और बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है, रो की वैल्यू 10⁻³ डालनी है, जी की वैल्यू आपको पता है, बस आपको हाइट चाहिए, हाइट आपको मिल जाएगी। 2 मीटर लॉन्ग रॉड है, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और उसको एक एंड पे फिक्स करके ट्विस्ट एंगल दिया है 0.8 रेडियन और शियर स्ट्रेन पूछ रहे हैं, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट और शियर में रिलेशन होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेन अगर थीटा है तो थीटा इंटू एल जो होता है वो होता है रेडियस इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर फाई है, ठीक है, ये शियर है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये रिलेशन होता है। सारी वैल्यू डाल दीजिए और आपको शियर स्ट्रेन मिल जाएगा। शियर स्ट्रेन ये है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू मिलेगा आर बाई एल इंटू फाई, फाई है एंगल ऑफ ट्विस्ट, सारी वैल्यू डालिए और आपको आंसर मिलेगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड तो रिजिड होता ही नहीं है, शेयर स्ट्रेन उसमें आता ही नहीं है, शेयर स्ट्रेन तो आता है, शेयर स्ट्रेस नहीं आता है, ठीक है। ऊपर वाली सरफेस पे अगर आप ऊपर वाली सरफेस को स्लाइड कराना चाहोगे लिक्विड की तो वो स्लाइड होती चली जाएगी, ठीक है। लिक्विड अगर भरा हुआ है कहीं इस तरह से, कहीं लिक्विड लेयर्स में है मान लिया अगर, और ऊपर वाली सरफेस पे आपने कोई चीज़ फ्लोट करा के टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो वो तो चलता ही चला जाएगा, यानी एक्स बाई एल तो आपका आएगा ही आएगा और एक्स बाई एल तो बढ़ता ही चला जाएगा, बट कोई इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आ पाएगा। यानी लिक्विड्स में, गैसेज में शियर स्ट्रेस नहीं आ पाएगा, शियर स्ट्रेस नहीं आएगा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 होगा, क्योंकि वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो द आंसर इज सी पार्ट। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है। स्लाइडिंग ऑफ मॉलिकुलर लेयर इज मच इजियर देन द कंप्रेशन और एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक है, मॉलिकुलर लेयर की स्लाइडिंग बहुत आसान होती है। इसलिए अगर आपने, जो लोग लोहे का काम करते हैं, जब लेंटर वगैरह पड़ता है, छत जब पड़ती है तो वो सरियाँ वगैरह आती हैं तो उनको काटा जाता है, तो आजकल तो कटर आ गया है, ठीक है, और वो फ्रिक्शन की हेल्प से वो काट देता है, लेकिन पहले हैमरिंग होती थी और चेजल होती थी, ठीक है, छेनी और हथौड़े की हेल्प से काटा जाता था। तो उसमें जब हम काटते थे उसको, तो काटने में क्या होता है कि जो मॉलिकुलर लेयर है वो स्लाइड कर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि छेनी बहुत पैनी होती है, मतलब बहुत ही शार्प होती है और लोहा काट देती है, शार्पनेस तो उसकी होती नहीं है, वो काफ़ी मोटी होती है। बस क्या है, जब ऊपर से हैमर बजता है, हैमर से हिट करते हैं, हैमर मारा जाता है ऊपर से, तो वो मॉलिकुलर लेयर स्लाइड करके टूटती है, जो आयरन रॉड टूटती है वो मॉलिकुलर लेयर स्लाइड करके टूटती है। तो आप कहीं कभी लोहे की दुकान पर जाके देख सकते हो कि वो आयरन क्या मतलब कैसे काटते हैं, अगर उससे काट रहे हो तो, ठीक। तो स्लाइडिंग जो होती है मॉलिकुलर लेयर की वो आसान होती है कंप्रेशन और एक्सपेंशन से, तो ये स्टेटमेंट सही है। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है वो कंप्रेसिबिलिटी है, ये भी सही है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्विस्ट ए लॉन्ग रॉड एज कम्पेयर टू स्मॉल रॉड, ये गलत है। लॉन्ग रॉड को ट्विस्ट करना आसान है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी ट्विस्ट का एंगल उतना ज़्यादा होगा, लॉन्ग रॉड को ट्विस्ट करना आसान है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा कि शियर स्ट्रेन इंटू लेंथ इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटू रेडियस। तो अगर आप एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालोगे तो क्या आ रहा है, शियर इंटू लेंथ अपॉन रेडियस, और यहाँ से पता लग रहा है कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ट्विस्ट का एंगल भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, तो ट्विस्ट करना आसान होगा उसको। तो ये गलत है और गलत ही आंसर पूछ रहे हैं, तो सी पार्ट आंसर बनेगा। hollow shaft is much stronger than the solid rod of same length and same mass, सेम मास और सेम लेंथ इंपॉर्टेंट है। सेम अमाउंट ऑफ मास है आपके पास आयरन का, उससे एक हॉलो पाइप बना सकते हो, एक सॉलिड रॉड बना सकते हो, तो हॉलो पाइप की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका। मास इंपॉर्टेंट सेम, में इंपॉर्टेंट बात है कि मास सेम है, ये नहीं कि आप सॉलिड में ज़्यादा मास यूज़ कर दो। सॉलिड में ज़्यादा मास यूज़ कर दोगे तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सेम डायमेंशन है, सेम डायमेंशन मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ सेम डायमेंशन है, एक हॉलो एक सॉलिड है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली सॉलिड की ज़्यादा होगी, बट उसमें मास भी बहुत ज़्यादा लगा है। यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है, यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर सेम मास है और सेम मास का सेम लेंथ का हम पाइप बना रहे हैं और एक सॉलिड रॉड बना रहे हैं, पाइप बना रहे हैं, तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली पाइप की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी।